देसाई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करेंगे। क्या वो एक अलग से दूसरा धर्म चलाना चाहते थे उस काल में, या फिर उनका जो धम्म है वो बहुत सारे जो धर्म है उनके नैतिक गुणों का समावेश है। इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अशोक के जो 14 अभिलेख मिले हैं उनमें कौन कौन से विषय से संबंधित है वो अभिलेख, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा विस्तार पूर्वक आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अशोक का धर्म। क्या था आखिर अशोक का धर्म, आइए जानते हैं। हाँ दोस्तों, अशोक ने अपनी प्रजा के उत्थान के लिए जिन नैतिक नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पर प्रजा के नैतिक उत्थान का अर्थ जो समाज में व्यक्ति द्वारा अच्छा व्यवहार करना, चारित्रिक उसका विकास या फिर सदाचार या सद आचरण से लिया गया है। अशोक का जो दूसरा और 7वां अभिलेख है, इसमें उन्होंने अपने धम्म के गुणों के बारे में चर्चा की है कि किन किन गुणों को अपनाकर अशोक के धम्म को वर्ण कर सकते हैं। वे गुण इस प्रकार है: साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, अत्यधिक कल्याण, अल्प पाप आदि। इतने सारे अशोक के धम्म के गुण हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त एक ब्रह्मगिरी का अभिलेख है दोस्तों, उसमें शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी अशोक के धम्म का गुण माना गया है। इसी प्रकार जो उनका तीसरा अभिलेख है, उसमें उन्होंने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का गुण माना है। दोस्तों, अशोक ने न केवल अपने धम्म की व्याख्या की है, बल्कि उन्होंने अपने अभिलेख में धम्म के मार्ग पर जो बाधाएं आती हैं, जो पाप आते हैं, उनका भी उन्होंने वर्णन किया है। उनके अनुसार चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। दोस्तों, अशोक के धम्म में वे सभी गुण समाहित हैं जो हमें अन्य धर्मों या जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, इन सभी धर्मों में मिलती है वो सभी गुण। और जो इन्होंने पाप के लक्षण बताए हैं, वे उन पाप के लक्षणों को, यानी कि जो चंडता है, निष्ठुरता है, क्रोध है, मान है, ईर्ष्या है, इन्हें सभी धर्मों में निषेध किया गया है, इनका सभी धर्मों में। तो अशोक का एक प्रकार से जो धम्म है वो पूरा का पूरा व्यवहारिक जीवन पर आधारित था, यानी कि नैतिक विकास से संबंधित है। दोस्तों, अब अशोक ने इन जो गुण हैं धम्म के, इन्हें प्रसारित करना शुरू किया। और प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कौन कौन से उपाय अपनाए, आइए उसके बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया। अब ये धम्म यात्रा का है क्या है, देखते हैं दोस्तों, धम्म यात्रा से तात्पर्य है बौद्ध धर्म के जितने भी, अर्थात महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल हैं, उनकी यात्रा करना या उनका जाके वहां दर्शन करना ही धम्म यात्रा कहलाता है। तो अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया जाते हैं, वहाँ उनका दर्शन, महात्मा बुद्ध के जो मूर्ति है या उनका दर्शन करते हैं, और ये सबसे पहली धम्म यात्रा कहलाती है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने में स्थित निगाली सागर में जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को उन्होंने दुगना करवाया।
दोस्तों अपने अभिषेक के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी ग्राम जाते हैं जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, और वहाँ एक शिला स्तंभ लेख स्थापित करवाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और यहाँ का जो कर है उसे उन्होंने घटाकर 1/8 कर दिया। दोस्तों जो दूसरा उपाय है उन्होंने ये किया, उन्होंने राजकीय कार्यों की नियुक्ति की। तीसरे और 7वें अभिलेख से ये ज्ञात होता है दोस्तों कि अशोक ने युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक इन 3 जो पद राज्य अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति करता है, और इन्हें ये आश्वासन दिया जाता है कि आप जनता के बीच जाइए, धर्म का प्रचार कीजिए और उन्हें उपदेश दीजिए। ये जो पदाधिकारी हैं दोस्तों ये अपने कार्य के प्रत्येक 5वें वर्ष अपनी जो भी जहाँ भी ये रहते थे वहाँ ये भ्रमण करते थे, और धर्म प्रचार के साथ साथ ये अपना जो प्रशासनिक कार्य है उसे भी करते थे। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कुछ धर्म प्रचारकों के नाम और उन्होंने किन किन स्थानों पर अशोक के धर्म का प्रचार किया। तो जो सबसे पहला है वो है महारक्षित। इन्होंने यवन देश में अशोक के धर्म का प्रचार किया। दूसरे जो धर्म प्रचारक है उनका नाम मंजनिक है। इन्होंने कश्मीर तथा गंधार में धर्म की प्रचार की थी। तीसरा जो धर्म प्रचारक है उनका नाम है मंजनिम। इनका जो धर्म प्रचार हिमालय देश। जो अगले धर्म प्रचारक हैं उनका नाम है धर्म रक्षित और इन्होंने अपरांतक में धर्म प्रचार किया था। जो अगले धर्म प्रचारक है उनका नाम है महादेव। इन्होंने महेश मंडल और मैसूर में धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगले जो धर्म प्रचारक हैं वो है उनका नाम है रक्षित। इन्होंने वनवासी और उत्तरी कन्नड़ में धर्म का प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों जो अगले धर्म प्रचारक है उनका नाम है महाधर्म रक्षित। इन्होंने महाराष्ट्र में धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य किया। दोस्तों 2 धर्म प्रचारक हैं सोन तथा उत्तरा। इन्होंने स्वर्ण भूमि में धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों जो अगले धर्म प्रचारक है उनका नाम महेंद्र तथा संगमित्रा है। ये पुत्र एवं पुत्री है जिन्होंने श्रीलंका में धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों अशोक ने भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल में किया। तो इस प्रकार इतने सारे अशोक के जो धर्म प्रचारक थे इन्होंने अपने देश में यानी कि भारत में ही ना केवल बल्कि पूरे विश्व भर में अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अशोक के जो 14 शिलालेख है, बृहद शिलालेख, उनमें जो आदेश लिखे गए हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये मतलब बहुत जो परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगी उनमें बहुत स्थानों पर ये ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन किन अभिलेखों में किन किन विषयों के बारे में हमें जानकारी दी गई है। आइए दोस्तों जो अशोक का प्रथम शिलालेख है उसमें उन्होंने सभी प्रजा को अपना संतान माना है। और ये जो बात है वो कलिंग के अभिलेख में मिलती है जब उन्होंने अपने अभिषेक के यानी जब वो शासक राजगद्दी पर बैठते हैं उसके 8वें वर्ष जब कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया और भीषण जो हिंसा हुई, तो इस कारण वे वहाँ एक अभिलेख उत्कीर्ण कराते हैं। उसमें लिखते हैं कि जो जितने भी प्रजा है वो सब मेरी संतान के रूप में है। और प्रथम अभिलेख में पशु बलि पर रोक यानी कि पहले दोस्तों अशोक के पाक गृह में पाकशाला में कई सारे मोर और हिरन को काटा जाता था, उनका मांस पकाया जाता था। तो इन सभी में उन्होंने धीरे धीरे इस सभी जो प्रथा है उनको धीरे धीरे उन्होंने बंद किया और पशु बलि पर रोक लगाया। उसके बाद इस प्रथम अभिलेख में एक बात की और उन्होंने चर्चा की है जो खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध ये है। तो दोस्तों पहले जो समाज में बहुत सारे शादी विवाह है, बच्चे का नामकरण है और बहुत सारी छोटी छोटी जो कार्यक्रम होते थे छोटे छोटे जिनमें बहुत
ज़्यादा खर्चा होता था, तो इन सामाजिक समारोह पर अशोक ने प्रतिबंध लगा दिया। हाँ दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, इन सामाजिक समारोह पर नहीं अपितु जो खर्चीले सामाजिक समारोह होते थे उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। जो दूसरा उनका शिलालेख है, दूसरा शिलालेख, उसमें उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया है, जिनमें है चोल, चेर, पांडे, सत्यपुत्र एवं ताम्रपर्णी। इसके साथ साथ जो उन्होंने कल्याणकारी कार्य करवाए हैं अपनी प्रजा के लिए, चाहे वो कुएं खुदवाना हो गया, सड़कों का निर्माण हो गया, सड़कों किनारे वृक्ष लगवाना, और चिकित्सालय, मनुष्यों के लिए ना ही बल्कि पशुओं के लिए भी उन्होंने चिकित्सालय मतलब बहुत सारे चिकित्सालय खुलवाए। तो ये सब जो उनके कल्याणकारी कार्य है, इनका उल्लेख हमें दूसरे शिलालेख में मिलता है। दोस्तों, जो तीसरा शिलालेख है उसमें युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक और महामात्य, इन सभी अधिकारियों के नियुक्ति का हमें इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति की सूचना मिलती है। दोस्तों, जो चौथा शिलालेख है उसमें धम्म का उल्लेख किया गया है, और जो पांचवा शिलालेख है उसमें धम्म महामात्य की नियुक्ति की सूचना मिलती है। दोस्तों, जो छठवां शिलालेख है उसमें ये जानकारी मिलती है कि जनता किसी भी वक्त राजा से मिल सकती है। दोस्तों, इसका मतलब है चाहे सुबह के 6 बजे हो या शाम के 6 बजे हो, आम कितने भी समय अपने राजा से मिल सकती है। तो इस प्रकार इसे भी याद कर सकते हैं आप। जो छठवां शिलालेख है उसमें आम जनता किसी भी समय अपने राजा से मिल सकती है, इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो सातवां शिलालेख है उसमें सभी संप्रदायों के मध्य सद्भावना को दर्शाया गया है। दोस्तों, इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि जैसे साथ, अब सभी धर्मों को साथ साथ रहना है। इट मीन्स जो सातवां शिलालेख है वो सभी धर्मों को साथ साथ चलने के लिए कहता है, यानी कि जो सभी जो धर्म है उनमें सद्भावना को विकसित करता है। इस बात की हमें सूचना मिलती है सातवां शिलालेख से। दोस्तों, जो आठवां शिलालेख है इसमें धम्म यात्रा शुरू करने का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो धम्म महामात्य होते थे वो 5-5 वर्ष में अपना जो क्षेत्र है उसमें धम्म यात्रा करते थे। इसके लिए धम्म महामात्य, यज्जुक, रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक जैसे अधिकारी नियुक्त थे। तो इसका वर्णन इसमें है 8वें शिलालेख में। जो 9वां शिलालेख है दोस्तों उसमें धम्म समारोह का उल्लेख है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए इस प्रकार भी हम सोच सकते हैं कि जो 8वां शिलालेख है वो धम्म यात्राओं की शुरुआत का उल्लेख है। तो इसमें जैसे जब बच्चा 8वीं में आता है तब उससे मतलब एक प्रकार से उसकी जो यात्रा है वो शुरू होती है। मतलब बड़े बड़े विषय हैं उनसे उसका पाला पड़ता है। तो एक प्रकार से ऐसा सोच सकते हैं। उसके बाद जो 9वीं में जाता है बच्चा, तब धम्म जो जैसे कि 9वां इसका शिलालेख है, इसमें धम्म उत्सवों की चर्चा का उल्लेख हुआ है, धर्म उत्सवों का। तो जो बच्चा आता है 9वीं में तो बहुत सारे मतलब नए नए बच्चों से मिलता है और नई नई बातें उसे पता चलती हैं। तो ये हो गया धम्मोत्सव, बहुत सारे महोत्सव में भाग लेता है। उसके बाद जो 10वां शिलालेख है दोस्तों इसमें धम्म की श्रेष्ठता का उल्लेख किया गया है। तो धम्म की श्रेष्ठता इट मीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 10वीं का पेपर यानी कि 10वीं का जो बोर्ड पेपर है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको इस प्रकार आपस में संबंधित कर सकते हैं। दोस्तों, जो 11वां शिलालेख है उसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। इट मीन्स जब बच्चा 11वीं में आता है तब वो किसी भी विषय वस्तु की व्याख्या करने के तो योग्य हो ही जाता है। तो इसे इस प्रकार आप संबंधित कर सकते हैं। दोस्तों, जो 12वां शिलालेख है उसमें धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, यानी कि बराबर बराबर देखना। तो 12 बराबर इस प्रकार आप इसे संबंधित कर सकते हैं कि जो 12वां शिलालेख है उसमें धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जो 5 यूनानी शासक थे अशोक के काल में, उनके भी नाम का वर्णन
इसमें किया गया है। दोस्तों इसका जो सीरीज है यानी कि जिस क्रम पे है उसी क्रम पे आप याद कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो 5 यूनानी शासक है उनके नाम है एंटियोकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मामस और अलेक्जेंडर। और दोस्तों इसी 13वें अभिलेख में हमें 8वीं जातियों भी 8वीं जातियों को जो अशोक ने चेतावनी दी थी उसका भी उल्लेख इसी 13वें शिलालेख से हमें मिलता है। और दोस्तों जो 14वां शिलालेख है उसमें अशोक द्वारा जो जनता है उसे धार्मिक जीवन जीने का संदेश मिलता है, इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये थे अशोक के 14 अभिलेख, और इनमें जिन जिन विषयों का उल्लेख हुआ है उनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना। अब दोस्तों देखते हैं अशोक कालीन जो प्रांत थे उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो पहला प्रांत है वो है उत्तरापथ, इसकी राजधानी है तक्षशिला। दूसरा प्रांत था अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। अगला प्रांत था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली, यानी कि कलिंग की राजधानी है तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी है स्वर्णगिरी। दोस्तों ये थे अशोककालीन कुछ प्रांतों के नाम, उनकी राजधानियां। अब दोस्तों 8 अशोक है उनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों अशोक की माता का नाम शुभ्रदांगी था और उनकी 2 पत्नियां थी, कारुवाकी और महादेवी। दोस्तों राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ के अनुसार अशोक ने ही कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। दोस्तों उसने यानी कि अशोक ने अपने शासन के यानी कि राजा बनने के बाद 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता और 8वें वर्ष में कलिंग से युद्ध किया था। दोस्तों अशोक द्वारा जगह जगह यानी कि स्थानीय स्थान पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाए जाने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो गिरनार अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिससे हमें अशोक द्वारा स्थानीय स्थान पर पशुओं तथा मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। दोस्तों बुद्ध के पुत्र राहुल की चर्चा किस अभिलेख से मिलती है, तो उत्तर है बुद्ध के पुत्र राहुल की चर्चा हमें भाब्रू अभिलेख से मिलती है। दोस्तों अशोक के जो टोपरा तथा मेरठ में स्तंभ लेख थे, इसे सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली वहां से हटाकर दिल्ली लाकर दिल्ली में स्थापित किया। दोस्तों इसी प्रकार अकबर ने कौशाम्बी में स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। दोस्तों जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है इसे रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। दोस्तों अशोक ने गया जिले के बराबर पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिन्हें उन्होंने आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी थे उन्हें दान कर दिया था, जिनके नाम कर्ण, सुदामा और विश्व झोपड़ी मिलते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जो अशोक के पौत्र थे नागार्जुन, इन्होंने नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिन्हें आजीविकों को दान में दिया गया था। दोस्तों अशोक के एक लघु स्तंभ लेख में उसके पुत्र का नाम तिवर मिलता है, परंतु दोस्तों जो इसके अन्य जो साक्ष्य हैं जैसे साहित्यिक जो सिक्के हैं या फिर जो पुरातात्विक साक्ष्य, ये सब इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं देते। दोस्तों जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था वृहद्रथ। इसके विषय में हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों 184 ईसा पूर्व में सेना का निरीक्षण करते समय वृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो जाता है। दोस्तों एक खास बात और है, अशोक के शासन काल में ही जो बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन ईसा पूर्व में और
इसका आयोजन पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र में किया गया था और जो इसके अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्तिस थे। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, अशोक का धम्म के बारे में आज हमने चर्चा की। उसके जो 14 अभिलेख है उनमें कौन कौन से विषय उल्लेखित किए गए हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और अशोक के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर ये ऑडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक कीजिए, और हमारे जो सीखो और सिखाओ अभियान है उसको सफल बनाइए।